प्यारे बच्चों, जब हम लोग मध्यकालीन भारत में टकराव युग की चर्चा कर रहे थे, जो 1000 ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी के बीच की सारे वृतांत हैं, तो उसी क्रम में हम लोग तराइन के युद्ध की चर्चा करते हैं। दो महत्वाकांक्षी राजाओं मोइनुद्दीन मुहम्मद और पृथ्वीराज के बीच लड़ाई अब बिल्कुल अपरिहार्य हो गया था। यह टकराव तबर हिंद पर दोनों के दावों के साथ आरंभ होता है। 1191 ईस्वी में तराइन में हुई इस लड़ाई में गौर की सेना पूरी तरह तबाह हो गई। मोइनुद्दीन मुहम्मद की जान एक युवा खलजी सवार ने बचाई थी। पृथ्वीराज अब तबर हिंद की ओर बढ़ा और 12 माह की घेराबंदी के बाद उसे जीत लिया। पृथ्वीराज ने पंजाब से गौरियों को खदेड़ने का प्रयास नहीं किया। शायद उसे यह लगा हो कि तराइन बार बार होने वाले तुर्क धावों जैसा ही एक और धावा है और गौरी का शासक पंजाब पर राज्य करने पर संतोष कर लेगा। इसे मुइजुद्दीन मुहम्मद की ओर फिर से अपनी सेना को व्यवस्थित करने और अगले साल भारत पर एक और आक्रमण करने का समय मिल गया। तराइन की दूसरी लड़ाई 1192 ईस्वी को भारतीय इतिहास में एक मोड़ माना जाता है। इस टकराव के लिए मुइजुद्दीन मुहम्मद ने सावधानी से तैयारी की। कहते हैं कि वह 1,20,000 सैनिकों के साथ आगे बढ़ा, जिनमें पूरी तरह फौलादी जिरह पत्थर से लैस एक भारी घुड़सवार सेना थी और 10,000 घुड़सवार तीरंदाज थे। कहते हैं कि अनेक राजाओं ने उसकी सहायता के लिए फौजें भेजी, पर कन्नौज पर राजा जयचंद्र किनारा कर गया। कहानी यह है कि पृथ्वीराज द्वारा जयचंद्र की बेटी संयोगिता का अपहरण था, जो उससे प्रेम करते थे, पर इसे अनेक इतिहासकारों ने स्वीकार नहीं किया है। कहते हैं पृथ्वीराज ने 3 लाख की फौज उतारी, जिसमें घुड़सवारों की एक बड़ी संख्या थी और 300 हाथी भी थे। हो सकता है दोनों ओर की सेनाओं की संख्या में अतिशयोक्ति हो। भारतीय सेना की संख्या संभवतः अधिक थी, पर तुर्क सेना का संगठन नेतृत्व बेहतर था। यह लड़ाई मुख्यतः घुड़सवार सेनाओं की लड़ाई थी। तुर्क सवार सेना के श्रेष्ठतर संगठन, कौशल और उसकी तेज गति तथा उनके घुड़सवार तीरंदाजों की भारी सवार सेना ने आखिरकार मामले का निपटारा कर दिया। भारतीय सैनिक बड़ी संख्या में मारे गए। पृथ्वीराज बच निकला, मगर सरस्वती यानी सिरसा के पास पकड़ा गया। तुर्क सेनाओं ने हांसी, सरस्वती और समाना की गढ़ियों पर कब्जा कर लिया। उन्होंने अजमेर पर हमला करके वहां भी कब्जा कर लिया। पृथ्वीराज को कुछ समय तक अजमेर पर शासन करने की अनुमति दी गई, क्योंकि हमारे पास उस काल के सिक्के मौजूद हैं जिन पर एक ओर तारीख दी गई है और पृथ्वीराज देव अंकित है और दूसरी ओर श्री मोहम्मद शाम लिखा हुआ है। शीघ्र ही पृथ्वीराज को तथाकथित षड्यंत्र के आरोप में मार डाला गया और उसकी जगह उसका बेटा गद्दी पर बैठा। दिल्ली भी उसके तोमर शासक को वापस दे दी गई। पृथ्वीराज का बेटा रणथंभौर चला गया और वहां उसने एक नए शक्तिशाली चौहान्य राज्य की नींव डाली। इस तरह दिल्ली का इलाका और पूर्वी राजस्थान तुर्क शासन के अधीन हो गया। गंगा की वादी, बिहार और बंगाल में तुर्कों की विजय। 1192 से 1206 के बीच तुर्क शासन गंगा, यमुना, दोआब और उसके पास के इलाकों में स्थापित हो गया। बिहार और बंगाल भी जीत लिए गए। दोआब में अपने पैर जमाने के लिए तुर्कों को पहले कन्नौज के शक्तिशाली गाहड़वाल राज्य को हराना जरूरी था। गाहड़वाल राजा जयचंद्र 2 दशकों से शांतिपूर्ण शासन कर रहा था। वह संभवतः कोई बहुत समर्थ योद्धा नहीं था, क्योंकि पहले उसे बंगाल के सेन राजा के हाथों मुंह की खानी पड़ी थी। तराइन के बाद मुइजुद्दीन अपने भरोसे के गुलामों के हाथों में भारत की बागडोर देकर वापस गजनी चला गया। इन सरदारों में प्रमुख था कुतुबुद्दीन ऐबक। अगले 2 वर्षों में तुर्कों ने गाहड़वालों के किसी विरोध का सामना किए बिना ऊपरी दोआब को रौंद डाला। 1194 में मुइजुद्दीन भारत लौटा। 50,000 सवारों के साथ यमुना को पार करके
वह कन्नौज की ओर बढ़ा। कन्नौज के पास चंदावर में मुइज्जुद्दीन और जयचंद्र के बीच एक भयानक लड़ाई हुई। कहा जाता है कि जयचंद्र लगभग जीत चुका था कि एक तीर लगने से मारा गया और सेना पूरी तरह पराजित हो गई। मुइज्जुद्दीन बनारस की ओर बढ़ता है, बड़ी संख्या में मंदिर को नष्ट करता है। तुर्कों ने बिहार की सीमा तक फैले हुए एक विशाल भूभाग पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। इस तरह तराइन और चंदावर के युद्ध में उत्तर भारत में तुर्क राज्य की बुनियाद रखी, लेकिन इस तरह प्राप्त विजय को अस्थायी बनाने का काम टेढ़ी खीर साबित होता है। उसने तुर्कों को लगभग 50 वर्षों तक उलझाए रखा। ऐबक ने गुजरात के राजा भीम तृतीय को भी हराया और अन्हिलवाड़ा और दूसरे बहुत से नगर तहस नहस कर दिए। इस क्षेत्र के शासन के लिए एक मुसलमान सूबेदार नियुक्त किया गया, पर जल्द ही तुर्क सेनाओं को बेदखल कर दिया गया। इससे स्पष्ट है कि तुर्क अभी भी इतने शक्तिशाली नहीं थे कि इतने दूर दूर फैले क्षेत्र पर शासन कर सके। एक खलजी सरदार बख्तियार खलजी को, जिसका चाचा तराइन की जंग में लड़ चुका था, बनारस से आगे के कुछ क्षेत्रों का हाकिम नियुक्त किया गया। उसने इस बात का फ़ायदा उठाकर बिहार में बार बार धावे बोले, जो उन दिनों एक तरह से अनाथ क्षेत्र था। बिहार के प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर नालंदा और विक्रमशिला पर आक्रमण करके उन्हें नष्ट कर दिया था, जिनका तब कोई संरक्षक बचा नहीं था। बख्तियार खलजी सेना लेकर नदिया की ओर बढ़ा। यह एक तीर्थ था जहां सेन राजा लक्ष्मण सेन ने एक महल बनवा रखा था और तब वह तीर्थ यात्रा के लिए उसी दिशा में गया हुआ था। घोड़ों पर सवार तुर्क सौदागरों का दिखाई देना उस दिन आम बात थी। ऐसा ही एक सवार सौदागर होने का दिखावा करके बख्तियार खिलजी ने एकाएक महल पर हमला कर दिया और भारी अफरा तफरा मचा दी। सेन राजा लक्ष्मण सेन एक मशहूर योद्धा था, लेकिन सहसा आक्रमण से घबराकर और मुख्य तुर्क सेना को आया समझकर वह महल के पीछे के दरवाजे से खिसक गया। राजा की कुछ पत्नियों और बच्चों समेत सारी दौलत उसके हाथ लग गई। यह घटना 1204 ईस्वी की है। लक्ष्मण सेन ने सोनारगांव मतलब दक्षिण बंगाल चला गया, जहां से वह और उसके उत्तराधिकारी अनेक पीढ़ियों तक राज्य करते रहे। मुइज्जुद्दीन ने बख्तियार खलजी को औपचारिक रूप से बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया था। असम के माघ शासक पीछे हट गए और तुर्क सेनाएं जहां तक आगे बढ़ सकती थी उन्हें बढ़ने दिया गया। आखिर थकी मादी सेनाओं ने तय किया कि वे और आगे नहीं जा सकती। तुर्क सेनाएं पूरी तरह पराजित होती है। फिर बख्तियार खलजी कुछ पहाड़ी कबीलों की सहायता से अपने कुछ साथियों के साथ वापस लौटने में सफल होता है, पर उसकी सेहत और हिम्मत टूट चुकी थी। बुरी तरह बीमार होकर उसने बिस्तर पकड़ लिया। इसी बीमार हालत में उसके एक अमीर ने उसे खंजर मारकर मौत की नींद सुला दिया। ऐबक तथा तुर्क और खलजी सरदार जब उत्तर भारत में पांव फैलाने तथा तुर्कों की विजय को स्थायी बनाने का प्रयत्न कर रहे थे, तब मुइज्जुद्दीन और उसका भाई मध्य एशिया में गौर साम्राज्य को विस्तार देने के लिए प्रयासरत थे। 1203 में मुइज्जुद्दीन की ख्वारिज़मी शासक के हाथों विनाशकारी पराजय होता है। मुइज्जुद्दीन मोहम्मद बिन साम की तुलना अक्सर गजनी के महमूद अर्थात महमूद गजनवी से की जाती थी। योद्धा के रूप में मुइज्जुद्दीन से अधिक सफल महमूद गजनवी रहता है। महमूद के लिए पंजाब की विजय और भारत में लूटपाट मध्य एशिया में अपनी स्थिति को मजबूत बनाने का साधन था। चूँकि मुइज्जुद्दीन मोहम्मद का बड़ा भाई शहाबुद्दीन गौरी मध्य एशिया के मामलों में उलझा हुआ था, इसलिए मुइज्जुद्दीन मोहम्मद उत्तर भारत में तुर्क राज्य कायम करने के लिए आगे बढ़ा तथा महमूद और शहाबुद्दीन दोनों द्वारा जमा संसाधनों का उपयोग किया। महमूद मोइनुद्दीन मोहम्मद दोनों ही सुन्नी इस्लाम के समर्थक थे। मंदिरों को नष्ट करने तथा मुल्तान के अपधर्मी इस्लामियों का दमन करना वे सम्मानजनक और गौरवपूर्ण कार्य समझते थे। इस सिलसिले में दोनों ही सिंध के पिछले अरब शासकों से संभवतः काफ़ी आगे चले गए, लेकिन यह नीति बहुत समय तक चलने वाली नहीं थी और जब भी उनको उचित लगा दोनों ने ही अधीन हिंदू राजाओं को मान्यता देने के प्रयास किए या उसके लिए वे मजबूर हो गए।
राजपूतों के पराजय का कारण एक मान्यता के रूप में कहा जा सकता है कि यह देश जब सामाजिक और राजनीतिक कमजोरियों का शिकार होता है या अपने पड़ोसियों के मुकाबले आर्थिक एवं सैनिक दृष्टि से पिछड़ जाता है, तो ही वह किसी अन्य देश के हाथों पराजित होता है। हाल के अनुसंधान दिखाते हैं कि भारतीयों की अपेक्षा तुर्कों के पास बेहतर हथियार नहीं थे। लोहे की जिस रकाब से यूरोप में युद्ध की पद्धति बदल गई थी, वह भारत में 8वीं सदी से ही प्रचलित थी। तुर्कों की कमानें अधिक दूरी तक तीर चला सकती थी, पर भारतीय कमानें अधिक सटीक और अधिक घातक मानी जाती थी तथा तीरों की नोकें आमतौर पर जहर में बुझी रहती थी। आमने सामने की लड़ाई के लिए भारतीय तलवारें संसार में सबसे अच्छी मानी जाती थी। भारतीयों को हाथियों का लाभ भी प्राप्त था। तुर्कों के पास संभवतः ऐसे घोड़े थे जो भारत में आयातित घोड़ों की अपेक्षा अधिक तेज और अधिक हट्टे कट्टे थे। राजपूतों की हार के कारणों को मात्र तराइन और चंदायर के युद्ध के संदर्भ में या बिहार और बंगाल में बख्तियार खलजी की सफलता के संदर्भ में नहीं देखा जाना चाहिए, जिनके फलस्वरूप 15 वर्षों की छोटी सी अवधि में दक्षिण बंगाल छोड़ गंगा की पूरी वादी तुर्कों के नियंत्रण में आ चुका था। मुइज्जुद्दीन की सफलता एक प्रक्रिया का चरमोत्कर्ष थी जो पूरे 12वीं सदी में जारी रही। ऐसा आधुनिक लेखक A.B.M. हबीबुल्लाह ने कहा है। इस पूरे दौर में उत्तर भारत के राजपूत राज्यों ने गजनवियों को खदेड़ने के लिए आपस में हाथ मिलाने का कोई प्रयास नहीं किया और यह क्रम महमूद की मृत्यु के बाद भी हुआ। आपस में उनमें एकता नहीं थी। घोड़े पर सवारी करते हुए भी तीर चला सकते थे। मुइज्जुद्दीन की सेना इतनी उन्नत थी। दूसरी ओर राजपूत हाथियों की सहायता से जमीन पर लड़ने को वरीयता देते थे। इस तरह राजपूत सेना कम गतिशील थी। संगठन में भी राजपूत सेनाएं कमजोर थी। काबुल और लाहौर, जो कभी भारत के बाहरी गढ़ थे, तुर्कों के हाथ पड़ चुके थे, किंतु राजपूतों ने उन्हें वापस पाने का कोई जोरदार कोशिश नहीं किया। उदाहरण के लिए पंजाब से गजनवियों को बाहर निकालने के लिए कोई खास प्रयत्न नहीं किया गया। राजपूतों की दृष्टि भारत पर टिकी रही और उन्होंने बाहर के खासकर मध्य एशिया के विकास क्रमों पर कुछ अधिक ध्यान नहीं दिया। जैसा कि सर्वविदित है, भारत के इतिहास की रूपरेखा तय करने में प्रायः इस क्षेत्र ने एक बुनियादी भूमिका निभाई थी। तो बच्चों, ये टकराव का युग रहा जो इस लेक्चर का हम समापन करते हैं। जब अगली बार बात करेंगे तो दिल्ली सल्तनत की बात होगी, जिसमें दिल्ली सल्तनत की स्थापना और उसका सुदृढ़ीकरण हुआ था। बहुत बहुत शुभकामनाएं।